आखिर क्यों किसान पहुंच गए हैं दिल्ली और क्यों दिल्ली को घेरा जा चुका है? क्या है फार्मर्स की डिमांड और क्यों ये डिमांड अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की? क्या है इसके की प्रोविजंस? क्या की डिमांड्स हैं जिसको किसान इस बार आगे लेकर आए हैं? क्यों 6 दिसंबर वो दिन होने वाला है जिस दिन दिल्ली शायद बंद हो जाए, क्योंकि पंजाब के फार्मर्स उस दिन दिल्ली के ऊपर कूच करने वाले हैं? क्या की डिमांड्स हैं और इस डिमांड के अलग अलग आयाम क्या हैं कि पंजाब के फार्मर्स और यूपी के फार्मर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यानी क्या डिमांड्स को लेकर अलग चीज़ें हैं? इस बार ये जो प्रोटेस्ट है वो कैसे पहले से थोड़ा अलग है? कौन कौन सी पार्टियां इसको लीड कर रही हैं, कौन कौन से संगठन इसे लीड कर रहे हैं? पार्टियां नहीं, क्योंकि संगठन ही है जो इसको लीड कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। सबसे पहले समझिए हो क्या रहा है। देखिए, पंजाब के साइड से कुछ फार्मर्स हैं जिनको लीड कर रहे हैं दो ऑर्गेनाइजेशन, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। इन दोनों ग्रुप्स ने बात की है कि ये 6 दिसंबर को दिल्ली में कूच करेंगे और इनकी कुछ डिमांड्स हैं पर्टिकुलर। और यूपी के बॉर्डर पर खासतौर पे जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहर बसे हुए हैं या आगरा के आसपास के जो किसान हैं, उनकी डिमांड्स हैं लैंड को लेकर कि उनकी लैंड कंपनसेशन अभी तक नहीं दी गई है, या जो कंपनसेशन में वो बढ़ोतरी चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कई सारे किसान संगठन इसमें इन्वॉल्व हैं और इसी के साथ साथ कुछ जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी साथ में आ चुकी हैं, उनके भी कुछ अलग डिमांड्स हैं। बट ओवरऑल ऐसे तो कई सारी डिमांड्स हैं, बट जो इनका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रमुख रूप से कुछ 6 से 7 डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स क्या है पहले वो जानते हैं, एमएसपी को लेकर क्या विवाद है ये जानते हैं, और क्यों ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं ये भी जानेंगे इस वीडियो में। पहली बात, डिमांड्स क्या है। देखिए, किसानों की बेसिक डिमांड जो है, सबसे पहली जो पंजाब फैक्शन के हैं या यूपी के फैक्शन के हैं, सबको ये लगता है कि जो एमएसपी है उसका लीगल राइट होना चाहिए। आपको लीगली गारंटी करना पड़ेगा एमएसपी, प्लस एमएसपी को आपको स्वामीनाथन फॉर्मूला फॉलो करते हुए उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। अभी जो आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हो उसके लोग विरोध में हैं। जो फार्म लोन्स हैं उनको वेव ऑफ कर देना चाहिए। जो फार्म्स लेबरर्स हैं, फार्मर्स, उनको पेंशन मिलना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ पिछले साल जो प्रोटेस्ट हुए थे उनके खिलाफ पुलिस केस वापस हो जाने चाहिए। लखीमपुर के केस में जो वायलेंस हुआ था वहां पे जो गुनहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको रीइंस्टेट कर देना है, जिससे कि मुआवजा ज़्यादा मिले लोगों किसानों को। और जो किसान जिनकी मृत्यु हो गई थी 2020-21 के प्रोटेस्ट में, उन्हें फिर वो जो फैमिलीज हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। अब पहली बात यह है कि एमएसपी को लेकर क्या विवाद है। देखिए, एमएसपी को लेकर विवाद यह है कि अभी जो गवर्नमेंट है कुछ क्रॉप्स पे एमएसपी देती है, सीएसीपी डिसाइड करती है एमएसपी की रेट। और एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी अगर मान लो आप एक किसान हो और आप गेहूं की फसल बो कर रहे हो, तो जो किसान जो फसल बोता है, मान लो गेहूं ने पैदा हुई 1 क्विंटल गेहूं या 100 किलोग्राम गेहूं की फसल आपके पास है, तो या तो आप जाके इसको मार्केट में बेच सकते हो। मान लो मार्केट में आप गए और आपको बेचना है, लेकिन मार्केट में दुकानदार आपको 1800 रुपये ही दे रहा है उस क्रॉप के। आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा पैसे मिले, वो देने को तैयार नहीं है। तो किसान की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई कम से कम 2000 रुपये तो एमएसपी है, यानी 2000 में तो हम खरीदेंगे। हमसे ज़्यादा बेच सकते हो तो कहीं बाहर बेच दो, मिनिमम हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेट होती है एमएसपी ना, इसको डिसाइड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? जो अभी गवर्नमेंट फॉर्मूला यूज़ करती है वो फॉर्मूला है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी किसान का, जितना उसका 1.5 गुना ये एमएसपी होता है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? यानी इसका मतलब है कि जो भी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसमें जो भी आपका खर्च हो रहा है, चाहे आप जो है उसमें आप खाद डाल रहे हो, बीज डाल रहे हो, पानी, इरिगेशन, बिजली, जो भी आपने खर्च किया है वो सारा इंक्लूड, प्लस जो आपके लोग इन्वॉल्व हुए हैं, आपका परिवार जो उस खेत पे काम करता है, जो अगर वहाँ काम नहीं करता तो शायद कहीं और मजदूरी करता तो कुछ पैसे कमाते वो, लेकिन वो तो नहीं कमा पा रहे क्योंकि वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से कहते हैं कि इतना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो आपका इनपुट कॉस्ट है प्लस जो आपकी लेबर का कॉस्ट है, वहाँ आपकी फैमिली का लेबर जो लगा है उसमें। अगर आपकी खेत में मान लो 2 मजदूर भी काम कर रहे हैं तो उसको A2 में जोड़ेंगे, प्लस फैमिली लेबर जो लग रहा है वो अलग से जोड़ेंगे। इसका 1.5 गुना जो होता है वो आपका होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड होती है, अभी जो गवर्नमेंट का फॉर्मूला है। लेकिन पहले जो स्वामीनाथन कमेटी थी उन्होंने कहा था नहीं नहीं ये काफ़ी नहीं है। असल में आपको जो फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए वो है C2 + 50%। इन्होंने C2 की बात की थी। C2 का मतलब होता है, यानी अभी जो गवर्नमेंट और A2FL की बात करी, इनका कहना है ये तो होगा ही होगा, प्लस इनका ये कहना है कि मान लो जो ज़मीन खेती के लिए यूज़ हो रही है, अगर वो ज़मीन खेती के लिए यूज़ नहीं होती, उन्होंने किसी को लीज पे दे दिया होता तो वहाँ उनको पैसे मिलते, या फिर जो कैपिटल वहाँ पे खर्च हो रहा है वो अगर वहाँ नहीं लगाते, वो कहीं और उनको इंटरेस्ट मिलता उसके ऊपर। तो जो ओवरऑल आपका जो ओन्ड लैंड है, जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं, वो अगर आपने खेती करने के बजाय, मान लो कोई ज़मीन है वहाँ खेती हो रही है, अगर वहाँ नहीं होती खेती तो कुछ और हो रहा होता। किसान जो बेचारा वहाँ खेती करता है उसकी जगह लीज पे देता तो शायद कुछ उनका फ़ायदा होता। तो इनका कहना है जो रेंट मिल सकता था उस लीज लैंड पर, या जो कैपिटल है उसकी जो वैल्यू होती है, इंटरेस्ट जो उसका बनता है, ये भी आप इसमें ऐड करो। तो इन तीनों को जोड़ के बनता है C2, और C2 का 50% आपका होना चाहिए
एमएसपी, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। तो किसानों की डिमांड ये भी रहती है कि स्वामीनाथन कमेटी वाले फॉर्मूला को फॉलो करो, ना कि इस फॉर्मूला को, और हमें एक लीगली गारंटी दो कि एमएसपी की प्राइस होगी होगी और क्रॉप्स को उसमें ऐड किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम एमएसपी पल्सेस पे, मेज पे, कॉटन पे, इन क्रॉप्स पे और बढ़ाएंगे, 5 साल के लिए हम प्रोक्योर करेंगे इसको। लेकिन फार्मर्स ने कहा था नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, हमें रिटर्न में लीगल गारंटी बना के दो। लेकिन समस्या ये है कि अगर एमएसपी गारंटी बन जाती है तो शायद फार्मर्स केवल उन्हीं क्रॉप्स के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो जो हम पंजाब हरियाणा में देख रहे हैं, जिन क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी मिलती है ज़्यादा, उन क्रॉप्स की ही खेती ज़्यादा होती है, और वो सारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, चाहे गेहूं की बात करूं या धान की बात करूं। और इन दोनों ही क्रॉप्स में जो ग्राउंड वाटर है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए पंजाब और हरियाणा का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ज़रूरत है एमएसपी को कुछ इस तरह रीस्टेट करने की, रीशेड्यूल करने की या रीस्ट्रक्चर करने की, जिससे कि इन क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो, बल्कि कुछ और क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर के ऊपर चीज़ें मूव करें। लेकिन ये डिमांड्स अभी सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चल रही हैं और इसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है। किसानों की एक और बड़ी डिमांड है जो ज़मीन को लेकर है, खासतौर पर नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसे जो बड़े शहर हैं जो बसाए गए, वो किस पर बसे? वो बसे किसानों की ज़मीन पर। जब फार्मर से ज़मीन ली जाती है तो वहाँ की एक मार्केट का रेट होता है, उसका 2 गुना या 4 गुना आपको कंपनसेशन दिया जाता है। इनका कहना है ऐसे कई फार्मर्स हैं जिनको आज तक कंपनसेशन नहीं मिला, तो इन्होंने डिमांड की है कि जो ओवरऑल जो नियम था 2013 वाले लैंड एक्विजिशन बिल के हिसाब से भी, कि जो ज़मीन एक्वायर की जाए, इनका ऐसी डिमांड है कि जो ज़मीन एक्वायर की गई है ओवरऑल, मान लो 100 एकड़ ज़मीन किसानों से ली गई, उसके ऊपर एक बड़ा टाउनशिप बनाया गया, तो उस टाउनशिप की 10% जो प्लॉट्स हैं वो मिलने चाहिए किसानों को, प्लस जिन लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है ओल्ड लॉ के हिसाब से, उनको इंक्रीज कंपनसेशन मिलना चाहिए। मार्केट वैल्यू जो है उसका 4 गुना कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो 2014 के बाद जितने भी प्लॉट किसानों से लिए गए हैं उसको अगर रीडेवलप किया गया है, एक्वायर किया गया है, तो उसका 20% प्लॉट किसानों को वापस मिलना चाहिए, ताकि उनकी जो ज़मीन है, मान लो कोई किसान ज़मीन किस रेट पे देता है, आज आप नोएडा में ज़मीन खरीदो तो आपको एक फ्लैट मिलता है 2 करोड़ का या 1.5 करोड़ का। जो ज़मीन है उस ज़मीन में की खरीद की होगी इन लोगों ने 2 लाख रुपए में, और वहाँ एक फ्लैट का एक कमरा भी आज करोड़ों का बिक रहा है। तो किसान को, हालांकि इसमें इनपुट कॉस्ट लगी, उस एरिया को डेवलप किया गया, पर कंपैरेटिवली आप सोचो किसान को क्या लग रहा होगा, भाई उसकी ज़मीन चलेगी सारी की सारी, और आज जितने करोड़ों में वो वही ज़मीन बिक रही है। तो इसलिए ओवरऑल जो डेवलप किया जाए उसका 20% हिस्सा इनको दिया जा सकता है। 10% की डिमांड ये कर रहे हैं, और जिनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है उनको 4 गुना रेट पे कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा बात ये भी की गई है जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन मिलनी चाहिए, जिनकी ज़मीन से हटाया गया उनको रिहेबिलिटेट पूरी तरह से किया जाए। ये डिमांड मुख्य रूप से नोएडा साइड वाले किसान ग्रुप्स कर रहे हैं, तो ये डिमांड वहाँ से भी आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बोला, कुछ इसमें जो ट्रेड यूनियंस है वो भी आ गई हैं, तो ट्रेड यूनियंस की अलग अलग डिमांड्स है कि आप मनरेगा के जो वेजेस हैं उसको बढ़ाओ, और लोन वेवर होने चाहिए, प्राइवेटाइजेशन रुकना चाहिए। लेकिन ये सारी डिमांड्स जो है मेजरली, ये सारी डिमांड है ट्रेड यूनियंस की। तो ट्रेड यूनियंस ढेर सारी हैं, इनकी अलग अलग डिमांड्स है, पर प्रोमिनेंटली जो किसानों की डिमांड है वो फार्मर प्रोटेस्ट की डिमांड ये है 7। तो इसको लेकर अभी बहुत सी बातें चल रही हैं। जो भारतीय किसान यूनियन है उनके लीडर है पवन खताना, उन्होंने कहा है कि 10% जो लैंड है डेवलप वो किसानों को मिलना चाहिए और 4 गुना कंपनसेशन मिलना चाहिए। और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सालों से कोई सर्कल रेट में इंक्रीज नहीं हुआ, और जिन किसानों को हटाया गया उनको कोई डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी के तहत कोई उनको फायदा नहीं मिला है। तो इसीलिए ये डिमांड ये कर रहे हैं। और इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुआ था उनमें जो लोग थे उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, उन किसानों को, उन फैमिलीज़ को नहीं मिला। जो लोग प्रोटेस्ट जब हुआ था पिछली बार, जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई थी, उनको भी, उनकी फैमिलीज़ को अभी तक आपने कोई कंपनसेशन नहीं दिया। तो ये प्रमुख रूप से डिमांड्स हैं। इसको लेकर 6 दिसंबर को दिल्ली में कूच करने वाले हैं। अभी किसान अलग अलग जगहों पर आ चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, और ये चीज़ें शायद और बढ़े। अब इसका क्या एक इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्या सरकार इसको बेयर कर सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। कि कुछ जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स किसानों की हक की तो बात बिल्कुल है, किसानों को मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या इंडियन इकोनॉमी आज उस शेप में है कि ये इसको हम फॉलो कर पाएँ? और क्या ऐसी पॉलिसीज़ थे, हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हो भी पाएगा या नहीं, या फिर ये एक ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को पुश करेगा जिसके तहत किसान वही फसल बोएंगे जिनसे उनको एमएसपी मिलने वाला है, चाहे वो उनके एनवायरनमेंट के लिए कितना भी नुकसान पहुंचाए। जो पराली जलाने की बात है, जो ग्राउंड वाटर लेवल गिरने की बात है, जो किसानों को फार्मर इनकम डबल करने की बात की गई थी, वो अभी तक हो नहीं पाई। जो आपकी कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उस एरियाज़ में, जैसे धान, गेहूं या मिलेट्स की बात करें, तो जो आप बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हो, साउथ के कई किसान डबल कर चुके हैं इनकम, वो कैसे हुआ है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज हमने जाना कि इनकी डिमांड्स क्या है, और हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कहा है कि भाई आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन आप इनकन्वीनियंस कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि इन प्रोटेस्ट की वजह से पूरे दिल्ली में जाम लग गए। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव पे
किलोमीटर्स के लंबे जाम लगे हैं। और जो पंजाब फार्मर लीडर हैं जगजीत सिंह धालेवाल, इनको बोला गया कि आप जो कर रहे हो प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन आप जाम नहीं कर सकते चीज़ों को। तो इसलिए अभी इन्होंने कहा कि हम इसको जाम नहीं करेंगे और हम जत्थे बनाकर जाएंगे और हम पैदल यात्रा करेंगे। इस बार इन्होंने ट्रैक्टर और वो सब लाने की बात नहीं की है जो पिछले बार की गई थी। तो फार्मर 6 दिसंबर को दिल्ली को घेरने की तैयारी में है। देखते हैं आगे क्या होता है और गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लाती है, किस तरह किसानों की यूनियन के साथ इनका कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कितनी डिमांड्स मानी जाती हैं। आप भी बताइए कि आपको लग रहा है कि सारी डिमांड्स मानी जा पाएंगी और क्या पुराने लॉ को वापस आना चाहिए। लैंड कंपनसेशन के बारे में आप क्या कहते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। ये था ये वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।